वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारी एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे हम क्लास 8 के चैप्टर नंबर 10 को, जिसका नाम है ठोस आकृतियों का चित्रण। तो आइए इसमें हम जानते हैं कि जैसे कि चैप्टर का नाम है ठोस आकृतियों का चित्रण, तो इसमें आकृतियों के बारे में समझाया हुआ है। तो देखिएगा, जो आकृतियां होती हैं, जो आकृति होती है वो कितने प्रकार की होती है। सबसे पहला हमारा काम होगा कि इनको जानना कि ये कितने प्रकार की होती हैं। तो हम जाने कि आकृतियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं। आकृति के प्रकार, जो आकृति के प्रकार हैं वो दो होते हैं। नंबर एक, जो पहला इसका प्रकार होता है उसे कहा जाता है 2D, और एक दूसरा जो प्रकार होता है उसे कहते हैं 3D। जो 2D होता है इसका पूरा नाम होता है 2 डायमेंशनल। डी का मतलब होता है डायमेंशन, और डायमेंशन को हिंदी में विमा कहा जाता है। तो इसलिए जब 2D जो है इसका मतलब होता है द्विविमीय, विमीय, तथा 3D का मतलब होता है त्रिविमीय, जिसको कहा जाता है त्रिविमीय। तो यहां पर जो विमीय शब्द लिखा हुआ है, विमीय शब्द का मतलब होता है विमा। तो यहां पर जिसके पास द्विविमीय में जो 2D डायमेंशन की जो आकृतियां होती हैं, वो एक ऐसी आकृति होती है जिसको हम कहते हैं कि वो आकृतियां समतल की होंगी। वो आकृतियां कैसी हैं? जो सिर्फ समतल पर बनाई जाती हैं, वो समतलीय आकृतियां कहलाती हैं। और 3D में जो आकृतियां बनाई जाती हैं, त्रिविमीय जो आकृतियां होती हैं, उनको ठोस आकृति कहा जाता है। इनको कहते हैं ठोस आकृति, इनको ठोस आकृति कहा जाता है, और इसको समतलीय आकृति। तो इस प्रकार से आकृतियां जो हैं वो दो प्रकार की होती हैं, एक 2D और एक 3D। तो यहां पर अब हम आगे जानेंगे कि जो 2D आकृति हैं वो कौन कौन सी होती हैं, उनमें से हम किन आकृतियों का प्रयोग करते हैं, और उसके बाद में जैसा कि हमारे चैप्टर का नाम है 3D, जो ठोस आकृतियों के बारे में, और इनको हम थोड़ा और गहराई से जानेंगे। तो आइए इसको हम शुरू करते हैं। तो देखिए, अब जो हमारा टॉपिक है वो है समतलीय आकृति और ठोस आकृति। जो समतलीय आकृति होती हैं वो कौन सी होती हैं? वे आकृति जो समतल पर बनाई जाती हैं तथा जिनके पास में परिमाप तथा क्षेत्रफल होता है। परिमाप कोमा क्षेत्रफल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समतलीय आकृति कहते हैं। और ठोस आकृति किसे कहते हैं? ठोस आकृति 3D को कहा जाता है। वे आकृति जो समतल पर तो बनाई जाती हैं लेकिन उनके पास ऊंचाई भी होती है। तो जिनमें क्षेत्रफल कौमा आयतन होता है, इनमें क्षेत्रफल भी पाया जाता है और आयतन भी। तो ध्यान रहे, जो 2D शेप होंगी, आकृति को शेप कहा जाता है, और बहुवचन होगा तो शेप्स कहेंगे। तो इसमें समतलीय आकृति जो होती है उनको 2D शेप कहा जाता है, और ठोस आकृति को 3D शेप। तो यहाँ पर जो 2D शेप्स होती हैं वो सभी कैसी होंगी? उनके पास में परिमाप और क्षेत्रफल निकाला जाता है उनका, लेकिन जो 3D शेप्स होती हैं उनका क्षेत्रफल तथा आयतन दोनों निकाले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, तो अगर हम पहले को देखें 2D को, जो 2D शेप होती हैं इनके पास में एक तो लंबाई पाई जाती है, एक होती है इनके पास में लंबाई और दूसरी होती है इनके पास में चौड़ाई। तो इस कारण से इनके पास जब लंबाई और चौड़ाई होती है तो इनके पास कौन सी डायमेंशन है? एक डायमेंशन होती है लंबाई, और एक डायमेंशन का मतलब बेमा उसे कहते हैं जो नापी जा सके। तो नापने योग्य एक इनके पास में लंबाई होती है और एक चौड़ाई होती है, इस कारण से इसको 2D कहा जाता है। और 3D में जो है, अगर हम 3D की बात करें तो 3D में तीन चीजें पाई जाती हैं। नंबर एक तो होती है लंबाई, नंबर दो चौड़ाई, और नंबर तीन वो जो इसमें हमने परिभाषा में भी लिखा था कि इनके पास ऊंचाई भी होती है। तो नंबर तीन इनके पास पाई जाती है ऊंचाई। जो ऊंचाई इनके पास होती है, तो हम कोई भी आकृति जो समतल पर बनाएंगे, तो यदि वह 2D है जिसके पास लंबाई और चौड़ाई होगी, तो बस उसे समतल पर देखा जा सकता है, उसे और समतल पर बनाया जा सकता है। लेकिन यदि वही आकृति 3D में हो, 3D का मतलब है उसे समतल पर बनाया तो जा सकता है, लेकिन उसके साथ में उसके पास ऊंचाई भी होगी, तो वह क्या होगी? वह वास्तविक रूप में हमारे सामने हो सकती है। जैसे कि अगर ये मार्कर है, इसको अगर हम चित्र के रूप में यहां बनाना चाहें, तो जब तक ये चित्र के रूप में रहेगा तब तक इसको 2D कहा जाएगा। लेकिन अगर ये 3D में है, जो हमारे सामने है, तो इसके पास वास्तव रूप में ऊंचाई भी होती है, इस कारण इसको 3D कहा जाता है। तो ठोस आकृतियां जिनको हम प्रयोग में लाते हैं, हमारे वास्तविक जीवन में जो आकृतियां काम में ली जाती हैं, वो सब ठोस आकृतियां कही जाती हैं। इनमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई पाई जाती है। तो यहां देखिए, अब हम बात करेंगे कुछ आकृतियों की जिनमें 2D आकृतियां भी होंगी और 3D भी। तो उनके हम आकार देखेंगे, उनके आकार कैसे होते हैं और वो आकृतियां कैसी दिखाई देती हैं। तो आइए उसको हम देखते हैं।
तो देखिए अब हम बात करेंगे हम यहाँ पर आकृतियों के चित्र के बारे में। तो जो 2D शेप होती हैं जिनके बारे में हमने बताया था, जो समतलीय आकृतियां होती हैं, समतलीय आकृतियां ये पाई जाती हैं, और जो नीचे जो हमने आकृतियां बनाई हैं इनको कहा जाएगा 3D शेप। तो इनको 3D शेप कहा जाएगा। तब इसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर जो 2D शेप हैं वो कौन कौन सी हैं। तो यहाँ पर जो आकृतियां हैं 2D की, उनमें हमने आकृति बनाई है वर्ग है, आयत है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, त्रिभुज और वृत्त की। और 3D में जो हमने आकृति बनाई है वो है घन, घनाभ, बेलन, शंकु, पिरामिड और प्रिज्म की। तो यहाँ पर देखिएगा कि जो वर्ग है, वर्ग की परिभाषा के अनुसार वर्ग किसे कहते हैं कि वर्ग कहा जाता है जिसकी आमने सामने की भुजा, जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे वर्ग कहा जाता है। आयत किसे कहेंगे? आयत वह होता है जिसमें आमने सामने की भुजा कैसी हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो, उसे आयत कहा जाता है। इसके अलावा समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? समांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजाएं कैसी होती हैं, समान होती हैं, लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री नहीं होता, इसमें आमने सामने के कोण समान होते हैं। समलंब चतुर्भुज जिसमें दो रेखाएं समांतर होती हैं और इनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा बराबर चलती है, इनमें एक ही जोड़ा समांतर होता है, ध्यान रहे। दूसरा त्रिभुज है। त्रिभुज किसे कहते हैं? जो 3 रेखाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है। और वृत्त एक वलयाकार या वक्र रेखा के द्वारा बनी आकृति जो पूरी तरह गोल हो, उसे हम वृत्त कहते हैं। अब यहाँ पर ये जितनी भी आकृति हैं ये सब 2D की आकृति हैं, क्योंकि यहाँ पर इन 2D वाली शेप को, समतलीय आकृतियों को सिर्फ एक समतल पर बनाया जा सकता है और इनको समतल पर ही समझा जा सकता है। ये वास्तविक जीवन में जब इन आकृतियों को हम देखना चाहते हैं किन्हीं वस्तुओं के तौर पर, तो ये किसी भी वस्तु में नहीं पाई जाती। लेकिन जब हम 3D, जब हम ठोस आकृतियों की बात करते हैं, तो देखिए ये है एक घन जो है वो देखने पर ऐसा बनाया जाता है। इसको अगर हम जब समतल पर समझना चाहते हैं तो ये समतल पर समझ इतना गहराई से देखकर नहीं समझा जा सकता, क्योंकि कुछ आकृतियां जब उन्हें समतल, ये आकृतियां हैं उन्हें सिर्फ समतल पर ही समझा जा सकता है, और जो ठोस आकृतियां होती हैं उन्हें वास्तविक जीवन में ही समझा जा सकता है। तो ये घन है, ये घनाभ होता है। घनाभ जो है इसका एक पृष्ठ आयत के जैसा होता है और घन का जो एक पृष्ठ होता है वो वर्ग की तरह होता है। अगर हम बात करें बेलन की, तो जो बेलन है वो, ये जो हमारे सामने जो मार्कर है ये भी एक बेलन की आकृति में है। तो ये बेलन है, इस प्रकार का दिखाई देता है। जो ये शंकु है, शंकु एक जो आइसक्रीम होती है, आइसक्रीम कौन होती है जो नीचे जिसको पकड़ा जाता है, या फिर जो बर्थडे कैप होती है, टोपी होती है, उसकी आकृति का होता है। पिरामिड उसे कहा जाता है कि आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कैंप के लिए बनाए जाने वाले जो तंबू होते हैं वो पिरामिड की तरह होते हैं। पिरामिड 2 तरह के होते हैं, एक वो पिरामिड जिसका आधार जो है वो त्रिभुजाकार हो, ध्यान रहे यहाँ पे इसका आधार त्रिभुजाकार है और ये वाला हिस्सा इसका ऊपर का है। और एक पिरामिड वो होते हैं जिनका नीचे वाला हिस्सा, आधार वाला जो हिस्सा है वो कैसा हो वह हिस्सा वर्गाकार हो। इसके बाद एक आता है प्रिज्म। प्रिज्म जो है वो ठोस आकृति होती है और इसके दोनों जो पक्ष हैं, दोनों जो हिस्से होते हैं वो त्रिभुजाकार होते हैं। सामने वाला हिस्सा भी त्रिभुजाकार होगा और पीछे वाला हिस्सा भी त्रिभुजाकार होता है, लेकिन जब इसे बनाया जाता है तो इसमें एक ही हिस्सा दिखाई देता है, दूसरा हिस्सा दिखाई नहीं देता। तो इस प्रकार से 2D शेप जो होती है, समतलीय आकृति और 3D शेप, इन आकृतियों को बनाया जाता है। अब यहाँ पर जो ठोस आकृतियां होती हैं इनको सामने से देखने पर तो ऐसी दिखाई दे रही हैं, लेकिन इनको अगर हम दूसरी जगह से देखें, यदि हम इनको अपना एंगल या फिर अपना कोण बदल कर देखें तो ये कैसी दिखाई देंगी। जैसे इन्हें ऊपर से देखना हो तो ये कैसी दिखाई देंगी, या फिर इनको हम सामने से देखें तब ये कैसी दिखाई दे रही हैं, या फिर हम इन्हें बाईं तरफ से या दाईं तरफ से देखना चाहें तब ये कैसी दिखाई देंगी। तो उन सब को ठोस आकृतियों के चित्रण में पढ़ा जाता है कि हम इनके अलग अलग विभिन्न प्रकार के चित्र बनाना सीखते हैं। ये वो आकृति हैं जिनको एक निश्चित नाम दे दिया गया है, लेकिन इनके अलावा कुछ आकृतियां ऐसी होती हैं जो वास्तविक जीवन में होती हैं, लेकिन उनको हम जब बनाते हैं, जैसे कि पेड़ की आकृति है, झोंपड़ी की है, घर की है, या फिर अन्य रोड की है, बस की है, गाड़ी की है, ये सभी आकृतियां ठोस आकृतियां कहलाती हैं। इनको अलग अलग एंगल से, अलग अलग कोण से देखने पर वो कैसी दिखाई देंगी, उन्हें ठोस आकृतियों के चित्रण में समझा जाता है। और इसके अलावा इनका प्रयोग कहाँ होता है? सबसे ज्यादा इनका प्रयोग होता है अपने आर्ट फॉर्म को, अपनी कला को दर्शाने के लिए, जहां पर हम वास्तविक चित्रण के अनुसार यहां ये दर्शा सकते हैं कि आकृतियां कैसे कागज पर उतारी जा सकती हैं, तो वहां पर ठोस आकृतियों का चित्रण किया जाता है।
एक चीज और है इसमें, 2D जो आकृतियां होती हैं, जितनी भी आकृतियां सामने, इनमें एक आकृति और अभी रह चुकी है जिसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। तो देखिए, जैसे यहां पर जिसकी सभी भुजाएं समान हो लेकिन प्रत्येक कोण 90 डिग्री का ना हो, उसे समचतुर्भुज कहा जाता है। तो ये जो समचतुर्भुज है, इसका नाम है समचतुर्भुज। इसमें भी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का नहीं होता, लेकिन इसकी प्रत्येक भुजा कैसी होती है, समान होती है। लेकिन इसके जो विकर्ण बनाए जाते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटते हैं, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ये अन्य आकृतियां ये भी हैं। अब यहाँ घन, घना, बेलन, शंकु, पिरामिड या फिर प्रिज्म में हम एक चीज, इनकी नई चीजों के बारे में जानेंगे। वो होंगे इनकी फलक, शीर्ष और इनकी भुजा के बारे में, कि इनके पास कितने फलक होते हैं, कितनी भुजा होती हैं, कितने इनके पास शीर्ष होते हैं। जैसे कि वर्ग है, वर्ग के पास ABCD 4 शीर्ष होते हैं, ABBCCD और DA 4 इसके पास भुजाएं होती हैं, और कोण देखे जाएं तो 4 इसके पास कोण होते हैं। लेकिन ऐसा ही घन में, जो घन है, घनाभ है या फिर पिरामिड है, प्रिज्म है, इनके पास कितने फलक होंगे और कितने इनके पास में रेखाखंड होंगे या इनकी कितनी भुजाएं होंगी, उनको कैसे जानते? उनको एक नियम के, एक सूत्र के द्वारा हम जानते हैं, जिसे आयलर्स सूत्र कहा जाता है। तो अब हम पढ़ेंगे आयलर्स सूत्र को। तो आइए उसकी शुरुआत करते हैं। तो देखिए, अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक पर, वो है आयलर्स सूत्र, जिसको आयलर्स फॉर्मूला भी कहा जाता है। इसके अनुसार फेस प्लस वर्टेक्स इक्वल एज प्लस 2 होता है। इसका मतलब क्या है कि किसी भी आकृति में फलक, शीर्ष और किनारे के मध्य क्या संबंध होता है, वो इससे लिखा जाता है कि फलक प्लस शीर्ष, फलक की संख्या को शीर्ष की संख्या में जोड़ दिया जाए तो वो बराबर होगी हमेशा ही किसके, किनारों की संख्या प्लस 2 के। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर इस सूत्र का प्रयोग करके किसी आकृति में जान सकते हैं कि यदि हमें फलक और शीर्ष की संख्या दे दी जाए तो वहां पर हम किनारों की संख्या निकाल सकते हैं। इसको हम एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे कि हमारे सामने एक उदाहरण है, मान लीजिए एक उदाहरण बनाते हैं हम घन का। तो घन में देखिए, घन की आकृति कैसे बनती है। सबसे पहले एक वर्ग जैसी आकृति बनाओ। वर्ग जैसी आकृति बनाने के बाद इसके मध्य से कहीं से भी एक वर्ग बना दो, इसके साइड में, बगल में निकलता हुआ। इसके बाद इसके जो शीर्ष हैं उनको एक दूसरे से मिला दीजिए। मिलाने के बाद में अब यहाँ पर जो आकृति तैयार हुई है, इसे घन कहा जाएगा। अब यहाँ देखिए ध्यान से, ऊपर की तरफ एक पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है, ये तीसरा पॉइंट है और ये चौथा पॉइंट है। इनको कहा जाता है शीर्ष, इनको शीर्ष कहा जाता है। तो अब हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि इसके पास शीर्ष कितने हैं। तो ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 4 तो इसमें ऊपर हैं, और ऐसे ही 1 2 3 4, 4 और 4 नीचे 4 हैं, तो ये हो जाएंगे 8। तो इसके पास शीर्ष होते हैं। अब हम बात करें फलक की, तो फलक कितने होते हैं इसके पास। फलक किसे कहा जाता है? फलक का मतलब है इसके पास में ये जो फेस हैं, फलक को इंग्लिश में फेस कहा जाता है। और इसको छोटे रूप में अगर समझे सूत्र को, तो वो इस प्रकार होता है, F का मतलब फेस है, B का मतलब वर्टेक्स होता है, E का मतलब एज होता है, प्लस 2। तो इस प्रकार से सूत्र याद रखा जाएगा, F प्लस B इक्वल E प्लस 2 के रूप में। या इसको दूसरे रूप से भी लिख सकते हो, जो लिखा जाता है F प्लस V माइनस E बराबर 2 के रूप में होता है, जिसमें B का पक्षांतरण E का पक्षांतरण कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमें ये सूत्र तैयार मिलता है। तो देखिए, अब यहाँ पर इसमें हम देखें कि इसके पास फलक कितने हैं। फलक का मतलब होता है कि इसके पास में फेस कितने हैं। तो देखिए, फेस गिनते हैं, तो फेस जो है एक सामने होगा और एक इसके बिल्कुल पीछे, तो 2 फेस ही हो गए। उसके बाद एक दाईं तरफ होगा और एक बाईं तरफ, 4 हो चुके हैं, और एक ऊपर होगा और एक नीचे। तो इस प्रकार से फलक हो जाते हैं इसके पास में 6। अब इसके बाद में हमें रेखाखंड गिनने, इसके अंदर रेखाखंड कितने पाए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम साइड में गिने, 1 2 3 और 4, 4 तो ये हो गए। अब ऊपर देखिएगा, 5 6 7 8, 8 हो गए। नीचे देखिए, 9 10 11 और 12। तो इसके पास जो किनारे हैं, जो इसके पास किनारे होते हैं वो होते हैं 12। तो अब देखिए, अब इसको सूत्र में हम रख कर देखें कि क्या इसका जो सूत्र है वो इसको संतुष्ट करता है या नहीं, या फिर हम इस सूत्र का प्रयोग बाकी सभी आकृतियों के लिए कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो उन्हें देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पर फेस F प्लस V बराबर से होता है E प्लस 2 के रूप में। तो देखें, F का मान रखते हैं। देखिए, फेस कौन सा है, इसको फेस कहा जाएगा, किनारे को एज कहा जाएगा, शीर्ष को V कहा जाएगा। तो F है 6 यहाँ पर, 6 प्लस B है यहाँ पर 8, प्लस में 8 बराबर से एज है यहाँ पर 12, प्लस में 12 और इधर से प्लस 2,
यहाँ पर 12 बराबर 12 प्लस 2 है, दोनों को जोड़ते हैं ये हो जाएंगे 14 बराबर से 12 प्लस 2 ये भी हो जाएगा 14। तो इस प्रकार से अब हम यहाँ देख सकते हैं कि जो LHS है बायां पक्ष है और जो RHS दायां पक्ष है वो दोनों ही समान हैं। तो इस प्रकार से हम आयलर्स फॉर्मूला, आयलर्स सूत्र का प्रयोग करके किसी भी आकृति, कौन सी आकृति, ठोस आकृति, जो ठोस आकृति होगी उसके लिए हम शीर्ष, फलक और किनारे तीनों ही चीजों को जान सकते हैं। यदि हमारे पास सवाल आ जाए कि आपको फलक और किनारे दिए हुए हैं तो शीर्ष की संख्या बताइए कौन सी होगी, या फिर हमसे शीर्ष और किनारे दे दिए जाए और फलक पूछ लिया जाए, या फिर किनारे पूछ लिए जाए शीर्ष और फलक देकर, तो हम उसको आसानी से हल कर सकते हैं। और उससे हम ये भी जान पाएंगे कि वह आकृति कौन सी है, क्योंकि हर एक आकृति के लिए इनका एक निश्चित संबंध होता है कि जैसे घन जो है उसमें 8, 6 और 12 होते हैं, इसी प्रकार से अन्य आकृतियों के लिए भी ये पाए जाते हैं। जो ये ठोस आकृतियां, इनका प्रयोग कहाँ किया जाता है, ठोस आकृतियों का जो प्रयोग है वो मानचित्र में भी किया जाता है। जब मानचित्र बनाए जाते हैं तो वहां पर ठोस आकृतियां बनाई जाती हैं, या फिर कोई किसी शहर के बाहर जो शहर का नक्शा लगा हुआ होता है, शहर में जैसे ही प्रवेश करते हैं या किसी कस्बे में प्रवेश करते हैं तो उसके बाहर उसका नक्शा बना हुआ होता है, वहां पर भी ठोस आकृतियां बनाई जाती हैं उस नक्शे के ऊपर, ताकि हम वहां पहचान सकें कौन सी जगह कहाँ मिलेगी और वहां पर पेड़ होंगे या फिर गाड़ी होंगी या कुछ और होने वाला है, वो सब चीजें हमें वहां से पता चलती हैं। तो हमारा आज का जो चैप्टर है ठोस आकृतियों का चित्रण, तो आज के इस चैप्टर में इतना ही। अब हम मिलेंगे आपसे एक नए चैप्टर में, नई वीडियो के साथ में, नए टॉपिक पर। तो तब तक के लिए धन्यवाद।